आदाब। एक बड़ा पुराना फिल्मी गाना है और यूँ भी अक्सर बच्चे घरों में गाया करते थे। चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में और हमको दें प्याली में। गाना बहुत सादा है, सबकी समझ में आता है, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बूर। पुए पकाएं या बरे भी कहते हैं लोग, बरे पकाएं बूर के। ये बूर है क्या चीज़? इसको समझाया है मुहज़्ज़ब लखनवी साहब ने अपनी जो उनकी डिक्शनरी है मुहज़्ज़बुल लुग़ात, उसकी तीसरी या चौथी जिल्द में बूर लफ्ज़ को जो है समझाया गया है। बूर असल में कहते हैं चोकर को। चोकर होता है जब आटे को आप छानते हैं तो उसमें से भूसी निकलती है, उसको चोकर कहते हैं। जो फुल ग्रेन जो कहलाता है उसमें वो भूसी मिली हुई होती है, उसको बूर कहते हैं, यानी उसके पोए या बरे पकाए जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने तस्करा किया था लखनऊ के नए महल का और वहाँ से वाबस्ता जो अदब की ख़ास सिन्फ है मरसिया निगारी और मरसिया ख़्वानी, उसके बारे में, यानी मीर इश्क साहब के ख़ानदान के सिलसिले में, जो अब तक मुहज़्ज़ब साहब से होता हुआ मुजर्रब साहब तक जारी व सारी है। मीर इश्क का ख़ानदान जो था वो सिर्फ़ मरसिया निगारी में ही उबूरत नहीं रखता था, बल्कि कुछ और भी हुनर थे जो शायद आम लोगों पर उस तरह आया नहीं जिस तरह होना चाहिए। मीर इश्क बहुत अच्छी क़ता तारीख़ कहते थे। क़ता तारीख़ कहते हैं वो स्टोन पत्थर जो लगाया जाता है जब कोई इमारत बनती है या किसी की कब्र पे उसकी शान में कुछ कहा जाता है तो उसको कहते हैं क़ता तारीख़। और उस ज़माने में आजकल की तरह के तो फाउंडेशन स्टोन्स होते नहीं थे कि उस पर लिखा हो कि फ़लाँ फ़लाँ साहब ने इसका पत्थर रखा और उसको इनॉग्रेट किया। उस ज़माने में शायरी में, पोइट्री में, और ख़ुसूसन वो इब्तिदाई दिनों में तो वो फ़ारसी की शायरी होती थी, फ़ारसी के अशार होते थे और बाद में वो उर्दू के भी होने लगे। तो मीर इश्क इसके क़ता तारीख़ के माहिर थे और दर्जनों बादशाहों, शहज़ादों, शहज़ादियों, नवाबीन की क़ता तारीख़ उन्होंने कही है। जो लोग हुसैनाबाद के बड़े इमाम बाड़े, यानी नवाब आसिफ़उद्दौला बहादुर का इमाम बाड़ा है, जब वहाँ जाएँ और जहाँ पे नवाब की कब्र है उस पर एक बाकायदा शामियाना लगा हुआ है और एक ग्रिल है जिसको कहते हैं कठहरा है, और उसके सर की तरफ जो नवाब की जो कब्र है उसके सिरहाने उनके ताज की एक कॉपी रखी हुई है। वो ताज तो नहीं है बल्कि जो उनका एक, जिसको कहना चाहिए दस्तार है, एक साफ़ा है, वो वहाँ पे रखा है। उसी के पास एक फ्रेम में, जो गोल्डन फ्रेम में, अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ अशार लिखे हुए हैं। वो है क़ता तारीख़ नवाब आसिफ़उद्दौला बहादुर की, और नीचे उसके मीर इश्क का नाम भी लिखा हुआ है। उसी मतलब नज़्म में ही उनका नाम भी है आखिर में कि मीर इश्क ने ये क़ता तारीख़ कही है। और ख़ुसूसियत यह है कि मीर इश्क बहुत अच्छे ख़त्तात भी थे, बहुत अच्छे कैलीग्राफ़र थे, और वो उन्होंने ही उसको जो है वो लिखा भी है। यानी वो जो ख़त्ताती है, जो कैलीग्राफी है जिसमें वो लिखा गया है ये क़ता तारीख़, वो मीर इश्क के ख़ुद के हाथ की लिखी हुई है, और बाकायदा जो गुलाबी और बैंगनी रंग उसमें भरे हुए हैं वो मीर इश्क के ख़ुद के हाथ के भरे हुए हैं। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि मीर इश्क का ख़ानदान सिर्फ़ फ़न मरसिया निगारी में ही उबूरत नहीं रखता था, बल्कि कुछ और भी ऐसे फ़न थे जिसके वो सब जानकार थे। और आज जो उनके पर पोते हैं मुजर्रब लखनवी साहब, वो शायर तो हैं, मरसिया ख़ां भी हैं, मरसिए पढ़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, लेकिन उनका एक और भी उनकी सिफत है, वो यह है कि उनका हिकमत में भी दखल है। और उसकी मिसाल उनसे कभी खुद ही आप ये क़िस्सा सुनिए कि जब वो एक अरसा पहले बम्बई आए थे और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब उस ज़माने में जूहू में रहा करते थे, और ख्वाजा साहब के इनका रोज़ आना जाना होता था। एक दिन उन्होंने देखा कि ख्वाजा साहब ज़रा सा कुछ लंग खा के चल रहे हैं, यानी लंगड़ा के चल रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब क्या बात है, आज आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा फ़लाँ जगह शूटिंग पे गए थे, वहाँ घुटने में चोट आ गई और तमाम मरहम और तमाम स्प्रे हमने लगाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने कहा कल हम आएंगे और आपकी इस तकलीफ़ को दूर कर देंगे। ये गए वहाँ टाउन में एक पुराने जो अत्तार की दुकान पे एक दवाखाना है, वहाँ कासमी दवाखाना और बॉम्बे में, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर आए, कुछ लेप वगैरह, और आके ख्वाजा साहब के पैर में रेंडी के पत्ते के ऊपर लगा के उसको बांधा। आप यकीन मानिए कि दूसरे दिन ख्वाजा साहब बाकायदा बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे। उन्होंने इसकी तारीफ़ में मुजर्रब साहब के वालिद को एक पोस्ट कार्ड पे लिखा कि आपका बेटा जो है
वो इंसान नहीं बल्कि इंसान सूरत फरिश्ता है। मुअज़्ज़ब साहब ने अपने बेटे से कहा कि ये तुम्हारी तारीफ़ नहीं है बल्कि तुम्हारी जो सिफत है उसके लिए एक बहुत बड़ी सनद है ख्वाजा अहमद अब्बास की तरफ से। नए महल के मीर इश्क के यूँ तो कई बेटे थे जिसको उन्होंने नज़म भी किया है कि ताशुक़ इश्क़ आशिक़ सब्र साबिर, ये पाँचों ग़ुलाम पंचतन हैं। तो जो ताशुक़ थे वो सिर्फ़ उर्दू और फ़ारसी में शायरी नहीं करते थे बल्कि वो दरी ज़बान के भी शायर थे। दरी ज़बान वो है जो अफ़गानिस्तान में बोली जाती है। अफ़गानिस्तान में 3 ज़बानें आमतौर पर बोली जाती हैं, एक तो पश्तो है, दूसरी फ़ारसी और तीसरी दरी ज़बान है, जिसको अंग्रेज़ी में दारी कहने लगे हैं लोग, जैसे राम से रामा हो गया। दरी ज़बान ऐसी ज़बान है कि जो उर्दू वाले भी समझ सकते हैं, फ़ारसी वाले भी समझ सकते हैं, ताजिक लोग भी उसको समझ सकते हैं और कश्मीरी भी उसको समझ सकते हैं। उस ज़बान के भी वो शायर थे। जो उनका दरी का कलाम है वो शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी में कुछ लोग उसको जमा कर रहे हैं और जल्दी मुमकिन है कि वो एक किताब की शक्ल में शाया होगा। इस वक्त वो हमारे पास मुहैया नहीं है, वरना हम आपको ज़रूर कोई ना कोई शेर उनका दरी का ज़रूर सुनाते। अब जब मरसिया निगारी और मरसिया खानी का ज़िक्र हो रहा है तो यहाँ पर ये बताना कुछ ज़रा सा आपके लिए दिलचस्पी की बात होगी कि मरसिया पढ़ने के अंदाज़ के भी लखनऊ में खुसूसन 2 स्कूल हैं। एक है अनीस स्कूल, दूसरा है दबीर स्कूल, और तीसरा जो है वो इन दोनों का संगम है। लोगों ने अपने अंदाज उसमें जो है वो और मिला के उसमें एक नई बात पैदा की। अब अनीस स्कूल क्या है? अनीस स्कूल वो है कि जो मीर अनीस खुद जिस अंदाज में पढ़ते थे, मीर अनीस जब मिंबर पर बैठते थे तो दोनों जानू जोड़ के बैठते थे, घुटनों को फैला के नहीं बैठते थे, दोनों जानू जोड़ कर बैठते थे और उनके ऊपर बयास को फैला के रखते थे, खोलते थे उसके ऊपर। और सारा मरसिया जो था उसमें चीख पुकार नहीं थी बल्कि चश्म अबरू का इस्तेमाल था, आंखों के भाव आप उसमें देखिए, और हाथों का इस्तेमाल बहुत था और लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव था। इसके बरक्स दबीर स्कूल जो था वो बिल्कुल सहल तरीके से जैसे तहतुल लफ्ज़ पढ़ा जाता है सीधा सीधा पढ़ते थे, और लेकिन जो मसाइब पढ़े जाते थे उसको कहते थे मुक्की अंदाज, रो रो के पढ़ना। जबकि अनीस के यहाँ तासुर होता था गमी का और शोक का, लेकिन रोते नहीं थे पढ़ते वक्त। जबकि दबीर की जो मरसिया खानी है उस स्कूल की, उसमें मुक्की अंदाज उसको कहते हैं, उसमें रो रो के पढ़ने का जो अंदाज होता है। अब तीसरी जो एक स्कूल है जो अब आम है, जिसमें अनीस और दबीर दोनों का मिला हुआ अंदाज है, और साथ में जैसे ये मेरेश के ख़ानदान का है, इसमें जो है वो दोनों मिले हुए हैं और थोड़े से आवाज़ का उतार चढ़ाव और हाथों के जो एक्शंस हैं वो कुछ अपने लफ्ज़ों के हिसाब से जो पेश किए जाते हैं। तो ये तीसरा स्कूल है जो इन दोनों स्कूल्स का अंदाज़ बयान का और जो पेश करने का मरसिया का जो तरीक़ा है उसका संगम है। हमने तो मुअज़्ज़ब साहब को बहुत बचपने में देखा है, ज़ेरे मिंबर बैठकर उनका मरसिया भी सुना है, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा उनकी सोहबत मैसर हुई है उनमें से कुछ पुराने लोगों ने बताया है कि मुअज़्ज़ब साहब अक्सर कहते थे कि उनको उनके लड़कपन में अमीनाबाद जाने की इजाज़त नहीं थी, और उसकी वजह आप जानते हैं क्या थी? उनके बुज़ुर्ग कहते थे कि अमीनाबाद में हर तरह के लोग आते हैं, तुम अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हारी ज़बान ख़राब हो जाएगी। और वाक़ईन ऐसा है, अमीनाबाद और चौक के बाज़ार की ज़बान आज भी अलग है। अब इसको आप कुछ यूँ समझिए, अमीनाबाद में आपको लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि समझ आया, जबकि ये बिल्कुल दुरुस्त ज़बान नहीं है। समझ में आया, जबकि आमतौर पे अमीनाबाद में कहते हैं समझ आया। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देखना क्या होता है? अच्छी तरह से देख लीजिए। चौक वाला कहेगा अच्छी तरह से देख लीजिए। या ये बहुत आम ज़बान हो गई है, ये अमीनाबाद वाली ज़बान हम इसको कहेंगे कि आप आओ, आप बैठो, आप आइए, आप बैठिए, आपके साथ आओ और बैठो, इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त नहीं है। चौक के दुकानदार जो कहेंगे आइए, तशरीफ़ रखिए, क्या पेश किया जाए, लीजिए, आपके सामने पेश करेंगे चीज़ को, जी हाजिर है आपका सामान, इस तरह की बातचीत करेंगे। नए महल पर पहले एपिसोड को देखकर आप हजरात के बहुत से रिस्पॉन्सेस और तासुरात हमको मिले हैं। बहुत से लोगों ने फरमाइश की है कि क्यों ना उस जगह का कोई वीडियो दिखाया जाए। हम ज़रूर आपको दिखाएंगे जब कभी लखनऊ जाने का इत्तेफाक हुआ। हम खुद लखनऊ के बाहर हैं और कोविड की वजह से बहुत वसाइल जो हैं वो महदूद हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपकी ये बात बिल्कुल सर आँखों पर है, दुरुस्त है कि बग़ैर जिसको कहना चाहिए कि जो विजुअल डिलाइट है उसके
उसकी एब्सेंस से, उसकी गैर मौजूदगी से ज़रा सा कुछ मामला बनता नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी है वो कोशिश करते हैं कि अपनी बातों से आपके सामने कुछ मंजरकशी करने की कोशिश करें कि जिससे आपकी कुछ बात समझ में आए। अब वो सिलसिला जैसा हमने कहा था कि जो मीर इश्क से शुरू हुआ वो आज तक मुजर्रब साहब तक जारी है। अब शायरों का मिजाज तो आप जानते ही हैं, ये भी समझ लेना हो फिर लखनऊ के शायरों का मिजाज बिल्कुल माशूक के मिजाज का जैसा होता है, बिलवर्ड के मिजाज का जैसा। कौन सी बात किस वक्त नागवार गुजर जाए या आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता है। आपको बहुत देख समझ के उनके साथ डील करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। और फिर ऐसे शायर मुजर्रब साहब को ऐसे तरई मुशायरों के शायर तो है नहीं कि शाना हिला हिला के कह रहे हो कि मतलब अर्ज है, बल्कि वो तो उस पूरी एक रिवायत की नुमाइंदगी करते हैं कि जो 5वीं पुश्त है उसकी मरसिया निगारी और मरसिया खानी की, लिहाजा बहुत नाजुक मिजाज हैं वो। अगर आपकी कोई बात उनको नागवार गुजरी तो वो कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि ज़रा किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, फिर बातचीत बंद कर देंगे, बस सलाम दुआ तक। आप कभी उनके घर मुलाकात के लिए पहुंच भी गए तो अगर उनको आपसे नहीं मिलना है तो घर में इतनी खूबसूरत मस्जिद है, महल में ही मस्जिद है, उसमें वो चले जाएंगे, नमाजें पढ़ रहे हैं। एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान आ जाएगा, उनकी नमाजें ख़त्म नहीं होंगी। अब आपके लिए इशारा काफ़ी है कि वो आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते। पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हमें फ़राहम की हैं अर्श अली साहब ने। अर्श अली साहब यूँ तो JNU के स्टूडेंट हैं, लेकिन रहने वाले ख़ास पुराने लखनऊ के हैं और आजकल वो लखनऊ में ही हैं। वही हमको ये तमाम फ़ोटोएँ जो हैं, जो तस्वीरें हैं, वो फ़राहम करते रहते हैं। इससे पहले कि आज के एपिसोड ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहें, वही गुजारिश जो हम हमेशा करते हैं कि आप अपने इस चैनल को खूब देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं और उनसे सब्सक्राइब भी कराएं। अक्सर ये शिकायत आती है कि उनको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। पता नहीं क्या कोई टेक्निकल ग्लिच है या क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं मिलते। अगर ऐसा है तो आप फिर से उसको रीसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो मुमकिन है उसके बाद आप बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहेंगे। इसी दुआ के साथ कि कोविड की इस वबा में हम सब महफूज रहें, खुश रहें और अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।